2 जनवरी से? 3 जनवरी सर। थर्ड से सर। 3 जनवरी से शुरू हुआ। ओके, पहला एग्जाम किसका है आपका? फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का। फैमिली लॉ, यानी कि हिंदू लॉ का है पहला पेपर। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम करेंगे आज। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फेडरल और यूनिटरी दोनों तरह के फीचर्स को लिए हुए। फेडरल मतलब होता है जहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और यूनिटरी फॉर्म वो होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है एक सरकार होती है, यानी कि जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको वीडियो में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हम देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर फिर उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो जो अच्छा लगा, जो स्पेशल फीचर्स लगे, उनको सबने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ल्ड के हर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर वर्ल्ड में कहीं है और वो भी रिटर्न फॉर्म में, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में भी है, अमेरिका में जो है उसमें भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी नहीं जितना बड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इतना बड़ा लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और लगभग हर कंट्री से हमने कुछ ना कुछ इसमें लिया है। इसके अलावा इसके अंदर कई मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कई सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जैसे यूएस लिया हमने, यूके से लिया हमने जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया, हर कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हमने कुछ चीज़ें ले ली, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ पार्ट लिए हैं इसके अंदर। तो लगभग हर तरफ से हमने इसके सोर्सेज को इकट्ठा किया है। इसके अलावा इसका फीचर्स एक और है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेम्बल है। प्रेम्बल का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू होने से पहले एक प्रस्तावना होती है, वो प्रस्तावना है इसके अंदर। जैसे हम किताब देखते हैं तो जब किताब हमारी शुरू होती है उससे पहले एक प्रस्तावना लिखी होती है, इसमें राइटर अपना ट्रिब्यूट देता है और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करता है कि इस जो आगे आप किताब पढ़ रहे हैं इस किताब में क्या आपको मिलने वाला है। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है। तो जो प्रेम्बल है वो एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें ये बताती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके अलावा अगला जो साइलेंट फीचर्स है वो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, मतलब जनता का शासन है और सभी व्यक्ति को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं। हर किसी व्यक्ति को फ्री फेयर इलेक्शंस के अंदर जो है वोट देने का अधिकार है और सबकी वोट की वैल्यू एक है, मतलब इक्वल है। इसके अलावा इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब हम किसी राजा के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। वी आर नॉट रूल्ड अंडर द मोनार्च, ठीक है। हम क्या है, एक फ्री स्टेट है जो प्रेसिडेंट के अंदर जो है काम करते हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे सबसे पहला फर्स्ट पर्सन है इंडिया का, प्रथम नागरिक जो है भारत का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और उसी के अंदर हम सब लोग जो है रहते हैं, मतलब इंडिया वही चलाता है। लेकिन ये बात अलग है कि प्रेसिडेंट के पास पावर ना हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का ही है हर चीज़ में। इसलिए प्रेसिडेंट ही हमारा जो है वो सारी पावर उसी के पास है। और हर बार जो है प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी रहता है। मतलब ये भी इलेक्टेड हेड होता है, नॉमिनेटेड हेड नहीं होता। इसके अलावा हमारे यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनको इकट्ठा करके उन्होंने अमेरिका बनाया। लेकिन हर स्टेट का एक अलग राज्य है, हर स्टेट का अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है छोटा छोटा सा, और हर स्टेट्स के अपने रूल्स और रेगुलेशंस है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम यूनाइटेड नहीं है, हम यूनियन ऑफ इंडिया है। मतलब हम यूनियन है, मतलब हम राज्यों का समूह है, लेकिन सारे राज्य किसके अंदर है? वो है इंडिया के अंदर है। तो इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज देता है। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? टोटल 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके अलावा रिलीजियन कल्चर एजुकेशनल राइट, और पांचवा राइट, सॉरी पांचवा तो ये हो गया ना कल्चर और एजुकेशन राइट, और छठा हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार पाने का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। अगर कहीं पर भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर करके हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस दिला सकती है। जो फंडामेंटल राइट है ये जस्टिफेबल राइट है, मतलब ये जो है हमारे राइट ऐसे, अगर कोई भी हमारे इन राइट को छीनता है तो हमारे पास ये पावर है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे अधिकार वापस दिलाएगा। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और फीचर है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी इसलिए बनाया गया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनके मन में एक सवाल था कि हम पहली बार आज़ाद हो रहे हैं और पहली बार अपना देश चलाने जा रहे हैं, तो हो सकता है हमारा कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आ जाए जिसको कंट्री चलाना ना आता हो, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने फिर डीपीएसपी को बनाया और डीपीएसपी में गवर्नमेंट को कल्याणकारी राज्य की कैसे स्थापना हो सकती है, वेलफेयर स्टेट की कैसे स्थापना हो सकती है, उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं। फिर आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हर 5 साल में हम अपनी सेंटर गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। इवन हमारी जो थर्ड गवर्नमेंट है, जैसे एमसीडी कहते हैं, नगर निगम के अंदर जो सरकार है, पंचायतें हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए ही होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, मतलब यहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक जो स्टेट में चलती है और दूसरी जो सेंटर में चलती है। सेंटर और स्टेट दोनों सरकारें जो है एक दूसरे से अलग हैं और इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग सब्जेक्ट से पावर दे रखी है। जैसे राज्यों की पावर की बात करें तो वो स्टेट लिस्ट में है, केंद्र की पावर की बात करें तो वो यूनियन लिस्ट में है। इसके अलावा एक थर्ड लिस्ट और दे रखी है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, 18 साल से हर बड़े व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और सबकी वोट की वैल्यू इक्वल है। हमारे यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अलग अलग स्टेट की नागरिकता लेना जरूरी है और अमेरिका की नागरिकता लेना भी जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल एक सिटीजनशिप है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि हमें दिल्ली की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, बिहार की अलग लेनी पड़ेगी, बंगाल की अलग लेनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की अलग, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, वो है सिंगल इंटीग्रेटेड, वो है इंडियन सिटीजनशिप। इसके अलावा हमारे पास जुडिशियल सिस्टम भी सिंगल इंटीग्रेटेड है, वहाँ पर भी पूरे देश के अंदर केवल एक सबसे बड़ी कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है। इसके अलावा हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है और हर एक स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। ये सारी जो है एक दूसरे के अंदर काम कर, सुप्रीम कोर्ट सारी हाई कोर्ट्स जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की उनको सुपरवाइज करने का काम करता है और सारी हाई कोर्ट अपनी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सुपरविजन का काम करती है। इसके अलावा हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं। अगर प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो जुडिशरी प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दे सकती है। केवल गवर्नर और राष्ट्रपति जो होते हैं उनको कोर्ट नहीं ऑर्डर दे सकती, उसको ऑर्डर देने के लिए पहले उनके ऊपर महाभियोग लगाएंगे, इम्पीचमेंट लगाएंगे, फिर उनको उनके पद से हटाकर फिर कोर्ट उनको बुला सकती है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न है, जो आर्टिकल 368 के अंदर बोला हुआ है कि अगर कहीं पर भी सरकार को ऐसे लगता है कि कुछ कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है, किसी लॉ को या आर्टिकल को चेंज करना ज़रूरी है, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो वहाँ पर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। कोई भी नया कानून जिसको पार्लियामेंट पास करती है उसको जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये गलत है, ये किसी एक माइनॉरिटी के अधिकारों को छीनने वाला कानून है या किसी के विरुद्ध है, तो उसको लॉ को वो ख़त्म करवा सकती है। जुडिशरी के पास इतनी पावर है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जहाँ पे ये बोला गया है कि आप संविधान की आधारभूत जो संरचना है उसको नहीं बदल सकते, बाकी किसी को भी चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। आधारभूत संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है वो फेडरल ही रहेगा। हमारे पास वोट देने का अधिकार है तो वोट देने का अधिकार ही रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा सरकार आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसको एकात्मक शासन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दे और वोट देने का सिस्टम ही खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म, हम सेकुलर कंट्री हैं, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं और सब धर्मों को हम बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं जो किसी सरकार के अंदर नहीं होती, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका कंट्रोल किसी सरकार के पास नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन इसके जो हेड होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसकी अपॉइंटमेंट जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के साथ मिलकर और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मिलकर डिसाइड करती है। इसके अलावा कैग CAG जो होता है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के अंदर नहीं आती है। हमारे यहाँ पे एक इमरजेंसी प्रोविज़न भी दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है देश के अंदर, तो उस इमरजेंसी के अंदर हम सरकार जो है अलग अलग स्टेट की वो ख़त्म हो जाती है और एक पावर सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और प्रेसिडेंट उस समय डिसीजन ले सकता है। ये वॉर की कंडीशन में हो सकता है या कोई इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी या इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो 3 टायर सिस्टम से चलती है, जहाँ पे एक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी सरकार लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो MCD पंचायत ये सब। तो ये हमारे फीचर्स हो गए, इसमें बहुत सारे मैंने आपको फीचर्स बता दिए, जितने आपको याद हैं उतने आप एग्जाम में लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल होने के साथ साथ यूनिटरी भी है, मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडिया को, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो यूनिटरी की तरह है। ये दिखता यूनिटरी की तरह है लेकिन कहते फेडरल है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे पावर जो होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बटी होती है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करती और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, ना ही कर सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा फेडरल थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, लेकिन अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि हमारा फेडरल होते हुए भी यूनिटरी फीचर्स को इंक्लूड किए हुआ है। तो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज हैं, अधिकतर जो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होती हैं। अगर हम बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर आपका यूनिटरी फॉर्म है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा डिवीज़न ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर के बाद है, पास है, और अगर लॉ लागू करने की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास है। लेकिन अगर लॉ के वायलेशन को सज़ा देनी हो, वायलेटर को सज़ा देनी हो या सुपरविजन करना हो लॉ का, तो वो पावर जुडिशरी के पास है। तो यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है हमने, डिवीज़न कर रखा है। तो डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब है ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ पे यूनिटरी फीचर आ गया कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर रहा है और जुडिशरी को भी कंट्रोल कर रहा है। हर किसी को पावर कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। तो ये यूनिटरी फीचर हो गया। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड मतलब इसको बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल तरीके से इसको बदला जा सकता है, और साथ साथ ये एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ओरल कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये भी आपका जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ फीचर से दिखाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो उसका सुपरविजन जरूर स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो इनका सुपरविजन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ये फ्री है। आर्ग्यूमेंट की बात करें कि यहाँ पे फेडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल फॉर्म है। तो पावर ऑफ गवर्नर, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट में अलग अलग सरकार है, लेकिन हर सरकार के ऊपर गवर्नर बैठा रखा है, और गवर्नर कौन देख रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बंदा हर स्टेट के अंदर अपॉइंट कर रखा है जिसको गवर्नर का नाम दे दिया है, और उस गवर्नर का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को स्टेट में लागू करना। पार्लियामेंट्री पावर क्या है लेजिस्लेटिव की, कि लेजिस्लेचर जो है वो राज्यों के लिए भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी उसे मिल जाए तब।
फिर इमरजेंसी प्रोविज़न में भी हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविज़न में अगर स्टेट के अंदर कोई इंटरनल इमरजेंसी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर जो है वो शासन लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस प्रेम्बल से हमें क्या पता लगता है, ये प्रेम्बल हमें क्या मैसेज देना चाहता है, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेम्बल के। तो प्रेम्बल के ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेम्बल का भी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल क्या है। तो प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट है जो किसी भी डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन को देती है, उसको पढ़ने से पहले। तो उसी तरह से प्रेम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है और बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेम्बल जो है एक आइडिया है जो हमें बताता है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने जा रहे हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो यहाँ पे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और डेट ऑफ अडॉप्शन, ये 3-4 चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे पहला कीवर्ड है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसने बोला है कि हम जो भारत के लोग हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट द अल्टीमेट सोवेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सोवेनिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो हम भारत के लोग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हमारे पर किसी का शासन नहीं है। सोवरियन है हम, सोवरियन मतलब इंडिपेंडेंट है। हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट मतलब हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाने वाले सामाजिक लोग हैं। हम सेक्युलर हैं, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, हम सब धर्म को मानते हैं। इसके अलावा हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं जहाँ पे जनता अपना नेता खुद चुनती है। इसके अलावा हम रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब प्रेसिडेंट का रूल चलता है हमारे यहाँ पे। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रिटी और सोशलिटी, इसको बनाए रखना, सामाजिकता एकता को बनाए रखना, ये इसका मेन काम है। इसके अलावा प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन, पूरे भारत में हार्मनी, हार्मनी मतलब मिलनसार भाईचारा फैलाना। अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमारे प्रेम्बल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए, जैसे जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, सबको बराबर से न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय है उसमें 2 तरह के न्याय की बात की गई है यहाँ पे, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 जस्टिस हैं। सोशल मतलब जिसमें सारा समाज इकट्ठा हो जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इकोनॉमिक जस्टिस जहाँ पे वेल्थ, इनकम, ये सबके सोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली। और पॉलिटिकल जस्टिस जहाँ पे राजनीतिक अधिकार सबको बराबर मिलते हैं, जैसे इलेक्शन में फाइट करना, ये सब। इसके अलावा हम इक्वालिटी की बात करेंगे। इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है कि हम सब इक्वल हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लिबर्टी, हम लिबरल है, हम फ्री है, हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है। फिर फर्टेनिटी, हम फर्टेनिटी के साथ काम कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड द पीपल। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेम्बल भी हो गया हमारा। प्रेम्बल में ना कुछ 2-3 केस इंपॉर्टेंट है, जैसे केशवानंद भारती केस, बैरूबेरी केस, इन केसेस को भी आप पढ़ लेना। अगर ज़्यादा आंसर को डिटेल में ले जाना हो तो ये केसेस आपके काम आ सकते हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो आपको पता होगा जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तो इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। उन्हीं में से एक अमेंडमेंट था जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था। उसी में से एक अमेंडमेंट था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अडॉप्ट कर लिया। तो इंदिरा गांधी का इसके पीछे मकसद ये था कि अगर लोगों को हम अधिकार दे रहे हैं तो अधिकार के साथ साथ उनको हमें जो है जिम्मेदारियां भी देनी पड़ेंगी, मतलब उनकी एक जिम्मेदारी भी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलोगे जो किसी दूसरे की भावना को हर्ट करती हो, या जिससे किसी दूसरे के धर्म को या किसी के दूसरे के व्यवहार को या उसकी जाति को कोई गाली दी जाए। उस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते। फ्रीडम का मतलब गलत इस्तेमाल करना नहीं है। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ये चेंज करके
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया था। और आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये वही ड्यूटीज़ हैं जो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, जैसे अपने संविधान की रिस्पेक्ट करना, अपने राष्ट्रीय झंडे की रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल एंथम की मतलब अपने राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा जितने हमारे फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स में शहीद हुए उन सब शहीदों को सम्मान देना, ऐसा ना उनको गाली गलौज करना। इसके अलावा कंट्री की सोवरेनिटी, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये कोशिश करना कि ये प्रभावित ना हो। इसके अलावा नेशनल सर्विस, अगर कभी भी देश आपको अपनी सेवा के लिए बुलाता है, फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई और फोर्स कम पड़ रही है, और देश में एक ऑर्डर आ गया कि जो भी 20 साल से 30 साल के बीच के लोग हैं वो सारे आर्मी में आ जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि देश आपको अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। इसके अलावा हमें भाईचारे के साथ जो है एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो सबके साथ मिलकर हमें रहना होगा। इसके अलावा हमारा जो इतना रिच हेरिटेज है इंडिया का, जैसे हमारे रामायण है, भगवत गीता है, कुरान है, इन सब का हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रिच हेरिटेज है। इसके अलावा हमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी, इस सब को फॉलो करना होगा। हमें सेफगार्ड करना होगा पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके अलावा 10वां है हमारा, हम एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंसिडर राइजेस द हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अचीवमेंट। हमेशा हमें अपना सर्वश्रेष्ठ उपयोग देना पड़ेगा ताकि हमारा देश जो है हमेशा आगे रहे। और लास्ट जो 11th है आपका वो है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए। जब तक वो 14 साल के ना हो जाए तब तक उनको स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब माँ बाप को बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते तब तक। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्यों लाए थे? तो फंडामेंटल इसलिए लाए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ना राइट्स दे रखे थे, 6 राइट्स दे रखे थे, लेकिन उस राइट्स के पीछे कभी ये नहीं बोला गया था कि ये राइट जब भी मिलेंगे आपको जब अपनी ड्यूटीज़ यानी कि आपके कर्तव्य भी हैं अधिकारों के साथ साथ, तो कर्तव्यों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आगे जाके इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं और 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो ये ओवरऑल आपको इसको भी लिखने को आ सकता है कि हर जो फंडामेंटल राइट है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट जो पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब है आपका जो फंडामेंटल राइट है वो किस परिस्थिति के अंदर ग्रांट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 358 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द एमरजेंसी इज मेड अंडर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर अगर कोई इमरजेंसी लगानी हो तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जैसे एक्सटर्नल अटैक हो जाए, मतलब बाहर से कोई देश हमारे पर हमला कर दे या देश के अंदर ही कुछ लोग लाठी डंडे हथियार लेके जो है सड़कों पर उतर आए, तो हम आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इस इमरजेंसी का पीरियड के लिए कोई डिटेल है वो बोली नहीं गई, जब तक पूरी तरह से शांति ना हो जाए तब तक वो जो धरना वो जो लगा हुआ है बंद कर्फ्यू वो लगा रहेगा। क्या किसी परिस्थिति के अंदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है? तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जाता है? जब इमरजेंसी की पोजीशन हो, जब देश की आज़ादी खतरे में हो, तब हम किसी भी नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं, बोलते हैं भाई बाद में यूज़ कर लेना, अभी मत करो। इसके अलावा जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं। राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके अंदर और भी एस्पेक्ट इंक्लूडेड है जो आर्टिकल 14 को कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारा राइट टू इक्वालिटी वो कहता है कि हर एक सिटीजन, जो भी सिटीजन है वो इक्वल्स हैं, उनकी लिबर्टीज इक्वल है, उनके राइट्स इक्वल हैं, वो इक्वल सिटीजन ट्रीट किए जाते हैं पूरे भारत में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तमिलनाडु में अलग हो गया, दिल्ली में अलग हो गया या बॉम्बे में अलग, ऐसा नहीं होगा, सब जगह इक्वल ही रहेगा उसके पास। और जो ये राइट टू इक्वालिटी है अंडर 14,
ये कहता है आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब जितने भी देश में कानून बनाए जाएंगे वो सबके ऊपर इक्वली लागू होंगे, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ बना रहेगा। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन बना रहेगा। इसके अलावा जो गारंटी है वो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और ये सभी पर्सन्स के ऊपर अप्लाई होती है जो नेचुरल एज वेल एज जुरिस्टिक्स है। तो हमें एक बात और समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कानून के लिए बोली गई हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में हो, किसी अच्छी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, लेकिन लॉ सबको एक जैसा ट्रीट करता है। एक प्रधानमंत्री अगर कोई गुनाह करता है और एक साधारण मनुष्य जो किसी झुग्गी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, गरीब घर का आदमी, वो कोई गुनाह करता है, तो दोनों अगर सेम गुनाह करते हैं तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को कम सजा मिलेगी और एक गरीब आदमी को ज़्यादा सजा मिल जाएगी, तो सबको एक जैसी सजा मिलेगी। इसके अलावा लॉ ये भी इंश्योर करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लॉ ये भी आपको इंश्योरिटी देता है कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए और इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू, और जो सब्जेक्ट है इंडिविजुअल्स का उसके जुरिडिक्शन ऑल ओवर कंट्री सेम होनी चाहिए। अब यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन कैसे रहेगी लॉ से, मतलब कानून जो है सबको बराबर से सहायता करेगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है, तो कानून सबकी सुरक्षा भी समान ही करेगा क्योंकि सब समान लोग हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो सुरक्षा के टाइम पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली बार जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया था तो 14th अमेंडमेंट था ये। इसके बाद हमने कानून में ये लाइन डाल दी कि जो कानून है वो सबकी समान रक्षा करेगा, मतलब चाहे वो अमीर है, गरीब है, कि या स्त्री है, पुरुष है, किसी जाति समुदाय का है, कानून के सामने सब बराबर है, वो सबको समान सुरक्षा देगा। ऐसा नहीं होगा एक व्यक्ति को ज़्यादा और एक व्यक्ति को कम देगा, चाहे वो किसी भी टेरिटरी में रहता हो। बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो जस्टिस के लिए आ सकता है। तो ये आपको एग्जाम में इसका डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसका आप डिफ्रेंशिएशन भी कर लेना। आर्टिकल अगर हम 14 की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि हमारे भारत के अंदर फॉरबिट किया हुआ है, मतलब रोक लगा रखी है क्लास लेजिस्लेशन के ऊपर, कि आप वर्गों के थ्रू डिवीज़न नहीं कर सकते। वर्गों के थ्रू मतलब फॉर एग्जांपल जाति के आधार पर बंटवारा करना लोगों का, अमीर गरीब के आधार पर बंटवारा करना, इस तरह का बंटवारा करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो क्लास लेजिस्लेशन जिसे हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं वो इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल पर्सन हु आर नॉट बाय नेचर अमेंडमेंट सर्कमस्टेंस इन द सेम पोजीशन। फिर है आपका अगला फंडामेंटल राइट्स है आपका राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक कवर होता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं। यहाँ पे बोला है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी प्रॉपर ग्रोथ होनी है तो उसको फ्री रखा जाए, केवल कुछ कंडीशन के अंदर ही आप उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मतलब उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो जैसे 6 फंडामेंटल राइट और 6 के 6 फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, सबसे पहले आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है कि आपके पास कौन कौन सी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। ये टोटल आपके पास 6 तरह की फ्रीडम हो गई। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शंस ऑफ एन ऑफेंस, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको ये प्रोटेक्शन देगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमें अपनी जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, और पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत आज़ादी है। 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हमारे पास एलिमेंट्री यानी कि बेसिक प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। हर बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है वो प्राथमिक शिक्षा ले सकता है,
और उसको उसकी प्राथमिक शिक्षा का पूरा भार भारत सरकार उठाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में फ्री है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर अगर एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को कभी अरेस्ट किया जाता है तो उसको अरेस्ट करने से और डिटेंशन करने से रोक देता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 फ्रीडम है। 6 फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर टू मूव फ्रीली, हमें बिना किसी के डर के, बिना किसी के डरे डरे हुए हमें फ्रीली मूव करने का पूरा अधिकार है। पूरे भारत में हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस चला सकते हैं, अपने घर को रख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। और इसके अलावा हम किसी भी प्रोफेशन को भी अपना सकते हैं, केवल उसकी आर्थिक योग्यता जो है, उसके जो एजुकेशनल स्किल्स है उसको डेवलप करना होगा। आर्टिकल 20 कहता है आपका, यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात करते हैं और डबल जियोपार्डी, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा देना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसकी एक सजा पहली सजा को ख़त्म कर देगी। प्रोहिबिशन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब जहाँ पर आपने सेल्फ इंक्रिमिनेशन का डर हो तो वहाँ पे आप इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल राइट हो गए, 6 फंडामेंटल राइट जो हमारे सिलेबस को भी कवर करते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपको कराना है? इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब भारत में रहना, हर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने संप्रदाय, अपने जो ये था जाति जाति नहीं संप्रदाय या हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इसको अपना सकता है। इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 इसी चीज़ों को कवर करने के लिए बनाया गया। जैसे आर्टिकल 25 यहाँ पे कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन टू ऑल सिटीजन। सभी धर्मों को पालने की यहाँ पे पूरी तरह आज़ादी है। सभी धर्मों के लोग अपने धर्म की पूजा संस्कार अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो धार्मिक प्रपंच होते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उनको डील करने का काम आर्टिकल 26 को दिया गया है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? प्रोवाइड दैट एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज़ द फॉलोइंग राइट सब्जेक्ट टू मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें आपका क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं तो आप उसके मतलब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। आप उसके इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, यानी कि मंदिर में जा सकते हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जा सकते हैं, क्रिश्चियन है तो चर्च में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा और जो जितने भी चीज़ें हैं उसको इक्वली हैंडल किया जाएगा। ठीक है, अब एक और फंडामेंटल राइट्स है आपका राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है, वो है जीवन जीने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरह से हर व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि उसके जीवन को कोई दूसरा व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित ना करे। ठीक है, जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर के हैं वो इसमें आ सकते हैं, मतलब इसमें अंदर कवर हो जाते हैं। अब कौन सा रह गया है? अब है हमारा एक और है जो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 32 हमारा ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम हार्ट एंड सोल कहें, संविधान के दिल की बात करें, तो संविधान का जो दिल है, हार्ट एंड सोल जो है, इसकी जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 का मतलब ये है कि ये आपको रेमेडीज देती है
फॉर एग्जांपल मान लो किसी राइट्स का आपका वायलेशन हो रहा है और उस राइट को वायलेशन करने वाला आपका जानकार, आपका पड़ोसी या आपका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है, जो जानबूझकर आपके राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो तुरंत आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पेटिशन लगा देंगे आर्टिकल 32 के अंदर कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, तो आप मेरे स्टेट को जो भी आपके अधिकार को छीन रहा है या उस व्यक्ति को या उसको जिसमें आपने सॉरी, या फिर आप क्या करोगे कि जो भी रिटर्न एप्लीकेशन होगी वो फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक पिटीशन लगाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर सुनवाई करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सच में आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स आपको वापस दिला देगा। इसके लिए राइट्स वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरीका है, वो है रिट इशू करना। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगा। अब ये रिट भी अलग अलग तरीके की होती है जिसको हम समझ लेंगे। तो रिट की जो पावर है वो आर्टिकल जो कौन सा है, आर्टिकल 32 के अंदर कवर होती है। अब जो रिट है, तो रिट में 5 तरह की रिट है हमारे पास। पहला रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। अगर एक भारतीय नागरिक को अनलॉफुली डिटेन किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से उसको रोक के रखा जा रहा है, तो वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उस बुला के अधिकारी को पूछ सकती है कि आपने किस कानूनी अधिकार से इसको डिटेन किया हुआ है। इसके अलावा रिट ऑफ सर्टियोररी। तो रिट ऑफ सर्टियोररी में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दे सकती है, जहां पर लोअर कोर्ट किसी जजमेंट के अंदर तथ्य की गलती कर रही है, मतलब फैक्ट को करेक्टली मिस करेक्टली रीड कर रही है, तो वहाँ पे रिट ऑफ सर्टियोररी इशू करके हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से मैटर अपने पास बुलवा सकता है और उस पर्टिकुलर करेक्शंस के बाद मैटर वापस लोअर कोर्ट में चला जाएगा। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, रोक देना। तो यहाँ पे हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इनएक्टिविटी ऑफ द जुरिडिक्शन, वो कहता है कि तुम इसको नहीं सुनोगे, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर, ऐसा कहता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को। तो इट हैपन ओनली इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के केस में ही पॉसिबल है इफ द डिसीजन दैट केस फॉल्स आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। अब है मैंडामस। तो मैंडामस जो है रिट है, रिट को इश्यू करके सबऑर्डिनेट कोर्ट और ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस और अदर इंस्टीट्यूशन commanding the performance of certain act and duty. Unlike the habeas corpus mandamus issue against the private individual. तो mandamus जो है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। तो mandamus कैन बी यूज टू ऑर्डर द completion ऑफ अ टास्क और इन अदर केसेस इट में रिक्वायर टू एक्टिविटी टू बी सीज्ड। तो अगर वहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी को सीज किया जा सकता है। फिर है रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो क्यों इश्यू करती है? पर्सन हु क्लेम यूशार्प्स अ पब्लिक ऑफिस, कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस को हथिया ले या किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर हाई पोस्ट पे बैठ जाए और उसके पास योग्यता ना हो, तो कोर्ट उसको बुला के पूछ सकती है कि आप उस पद पर किस योग्यता से बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रधानमंत्री को भारत में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जीत के आना है और साथ साथ वो मेजोरिटी ऑफ पार्टी का लीडर भी हो। जैसे मोदी जी इस समय मेजोरिटी ऑफ पार्टी एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका मतलब क्या है? तो डीपीएसपी ऐसे रूल्स हैं जो राज्य को बताते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट के रूप में कैसे काम कर सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए यहाँ इसको 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले सोशलिस्ट, दूसरा जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये 3 थ्योरीज हैं जो आपको करनी है। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो सोशल वेलफेयर से निकला है, जहाँ पे स्टेट यूनियन की तरफ सोशल वेलफेयर के लिए डिसाइड करता है या डायरेक्शन लेता है। तो पहला आर्टिकल 38 में आता है, यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे पीपल्स की वेलफेयर के लिए, उनके सिक्योर करेंगे उनके राइट्स को, उनको जस्टिस दिलवा देंगे। आर्टिकल 39 जो है हमारा वो सिक्योर करता है सिटीजन्स के राइट्स को, मतलब सिटीजन्स को हम एडिक्वेट मींस प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी आजीविका के सोर्स उनको मिल सके। इसके अलावा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं कमोडिटी के उनको। इसके अलावा हम प्रिवेंट करेंगे
कंसंट्रेशन करेंगे वेल्थ ऑफ अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, एक वर्कर की हेल्थ और उसकी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके अलावा प्रमोट करेंगे इक्वल जस्टिस को और फ्री लीगल एड बुक्स वगैरह को, और राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। ये तीनों जो है आर्टिकल 41 के एलिमेंट इसी में कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या कहता है, मेक द प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसके अलावा आर्टिकल 43 सिक्योर अ लिविंग वेज, ये लिविंग वेज को सिक्योर करता है कि हर व्यक्ति को उतना सोर्स मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके, मतलब हर किसी के पास उतना काम धंधा या नौकरी होनी चाहिए कि वो अपने जो आजीविका है उसको कमा सके। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल जो गांधीयन प्रिंसिपल है, जो गांधी की आइडियोलॉजी पर है, जैसे गांधी जी बोलते थे उस तरह से। तो आर्टिकल 40 कहता है कि एक सरकार को पंचायतों को मजबूत करना चाहिए ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि मेन जो सरकार है वो ग्राउंड से चलती है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट से चलती है। आर्टिकल 43 कहता है हमें लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बड़े बड़े उद्योगों के ऊपर अनएम्प्लॉयड का प्रेशर कम हो जाए। आर्टिकल 43 बी कहता है हमें प्रमोट करना चाहिए फॉर्मेशन ऑटोनोमियस फंक्शंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रोल। आर्टिकल 46 कहता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए, एससी के, एसटी के और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के। आर्टिकल 47 कहता है हमें प्रोहिबिट करना चाहिए कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, शराब हो गया या कोई ड्रग्स हो गई, उनको लेने से बचना चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिट करना चाहिए हमें स्लॉटर हाउस को, कसाई खानों को बंद करना चाहिए जो काव की या काल्फ की कसाई करते हैं, मतलब उसको मारते हैं, या जो दूध देने वाले जानवर है उनका जो कसाई खाना होता है उसको बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो लास्ट है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल पॉलिसीज जो होती हैं वो भी डीपीएसपी का एक पार्ट है जो ये आर्टिकल 44 में कवर होंगे, जहाँ पे सभी सिटीजन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू डिजाइन किया गया है। आर्टिकल 45 कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जब तक बच्चा 6 साल का ना हो जाए तब तक माँ बाप उसकी पढ़ाई ना छोड़ाएं, उसको प्रॉपर स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज करें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। हमें नए अत्याधुनिक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए ताकि पैदावार बढ़ सके। उसके अलावा हमें प्रमोट करना चाहिए जो हमारे यहाँ पे आसपास मॉन्यूमेंट है, पुराने किले हैं, उन सब की रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है हमें सेपरेट जुडिशरी बनानी होगी एग्जीक्यूटिव के साथ साथ इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 क्या कहता है हमें प्रमोट करना पड़ेगा इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस। ये हमारे डीपीएसपी हो गए पूरे कंप्लीट। डीपीएसपी पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल राइट पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ फेमस केस हैं जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस। ये 2 4 5 केस भी आप कर लेना ताकि इनको ज़रूरत के हिसाब से आप क्वेश्चन में आंसर में एडजस्ट कर सको। इसके अलावा एक और अधिकार है जो हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई भी हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई भी हमारा शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। वो हमें जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 23 और 24 है वो हमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की पावर देता है। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन इन टू ऑफ ट्रैफिकिंग अ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जैसे ट्रैफिकिंग करते हैं ह्यूमन बीइंग की, या प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर जो ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है ये जो मानव की तस्करी है उसको रोकता है, मानव तस्करी को रोकने का काम करता है। इसके अलावा आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। हमारे यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है
जिसके लिए जिसके अंदर हर वो बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है उसको किसी भी रोजगार में धंधे के अंदर डेंजरस जो कोई मशीनरी या डेंजरस एनवायरनमेंट है वहाँ पे काम नहीं करा सकते। वहाँ पे काम कराएंगे तो आपको जो है पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ है। और इसके अलावा चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है जो 1986 में आ गया था, फिर 2016 में इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ, नहीं 2017 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ, और ये अभी तक भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा एजुकेशनल राइट्स भी हमारे भारत के यहाँ पे जो नागरिक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कुछ अधिकार जो है भारत सरकार देती है, एजुकेशनल राइट्स ये भारत सरकार इनको दे रही है। मतलब पढ़ने का अधिकार, जो भी बच्चा पहले से लेके ये मान लो छठी कक्षा तक पढ़ना कंपलसरी कर दिए। ठीक है, एक डबल जियो पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है। डबल जियो पार्टी का मतलब है एक ही व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए दो बार सजा मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो ए के घर में आके बी के घर में आके घुस गया। अब जब पुलिस ने सर्च किया तो उसके घर में से बी निकल गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब उसने तो चोरी की है इसलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके घर में वो छुपा था झूठ बोलकर, उसने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी पुलिस उसको अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करती है, ह्यूमिलेट करती है, परेशान करती है। तो इसके लिए उसके पास एक राइट है। राइट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वो कोर्ट जाके पूछ सकता है कि मुझे किस कंडीशन के अंदर ये सब मेरे साथ हो रहा है, मतलब क्यों ऐसी चीज़ें मेरे साथ प्रैक्टिस की जा रही हैं, जबकि उसका कोई फॉल्ट नहीं है फिर भी। तो आपने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है उसमें बेसिकली जो है सारा जो है पहले का सेट है, मतलब किसी की पावर को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। जैसे राष्ट्रपति की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की क्या पावर है, और इसके अलावा जो और भी हैं जैसे आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर, इनकी क्या पावर, ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ। क्यों नहीं पूछा हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी आगे पूछेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन 2 के अंदर कवर होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो मैंने क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे शेयर किए वो सारे डिस्कस कर दिए। कोई आपको पूछना हो, कोई रह गया हो तो आप पूछ लो एक बार। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। सर सेक्शंस लिखने जरूरी होते हैं क्या? देखो सेक्शन जितने लिख सकते हो उतना अच्छा है। यहाँ पे तो आर्टिकल्स हैं। जी ठीक है, वैसे माँ शकुम्भरी की यूनिवर्सिटी की डेटशीट मुझे लग रहा नहीं है अभी तक आई है। और सेक्शन नहीं, आर्टिकल, जितने आर्टिकल लिख सकते हो उतना अच्छा है। केस लॉस केस लॉस भी 4-5 जो मेन केस लॉस मैंने बताए थे आपको वो तो कर ही लो। गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मीनल मिल केस, ऐसे 4-5 जो मेन केस है ना वो तो आपको पता ही होना चाहिए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे कुछ केस है जो फेमस केसेस है, ये आपको पता होने चाहिए, तो इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो केसेस को यूज़ कर सकते हो।